अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव ने किया बड़ा खेल। क्या है पूरा मामला? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। राजनीतिक पार्टियां अपने तमाम मंचों से बड़े बड़े वादे और दावे करने के लिए पीछे नहीं हट रही। ऐसे में सबसे नंबर 1 पार्टी नजर आती है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए, उन तमाम वादों की जमीनी हकीकत को देखेंगे तो आपको तमाम चीजें शून्य नजर आएगी। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है कि अब की बार 400 के पार। लेकिन इस नारे को निस्नाबूद करने के लिए इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में तमाम 80 लोकसभा सीटों पर मजबूती से देखा जा रहा है। इसमें अगर बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी इस एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं निस्नाबूद करने के लिए इसको किस तरीके से पराजित किया जाए, इसकी हर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में अगर आपको बता दें, अखिलेश यादव इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी चुनावी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कन्नौज और मैनपुरी ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की गढ़ की सीटें मानी जाती है। समाजवादी पार्टी तमाम सीटों को अपनी पैतृक सीटों के नजरिए से देखती है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन्होंने किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम मीडिया कर्मियों से चर्चा बातचीत के दौरान जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा किया है और चाचा शिवपाल यादव के लेकर तमाम बातें कह डाली। आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, वो बात आपके साथ आपके पहले साझा करें, उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेवल पर उतर गए, कई बूथों पर गए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी इससे श्री अखिलेश यादव जी की घबराहट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनको उनके चाचाओं ने फंसा दिया कि तुम प्रचार न करो, तुम भी सांसद बन जाओ। हो सकता है मुंगेरी लाल की तरह जैसे रात में सपने देखते हैं, आप भी सपने देखो, शायद मौका मिल जाए। फंसा दिया कन्नौज में। जो सुरक्षित सीट सपा के लिए मानी जाती है वो कन्नौज और मैनपुरी नहीं है। वहाँ का समीकरण समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। समीकरण जहाँ बदायूं में थोड़ा बहुत उनका बन सकता था, जहाँ फिरोजाबाद में बन सकता था, वहाँ तो उनके चाचा चचेरे भाई लोग लड़ रहे हैं और वहाँ तो पहले ही कमल खिल चुका है। लेकिन कल अखिलेश यादव जी कन्नौज का चुनाव हार चुके हैं। केवल 4 जून का इंतज़ार करिए, वहाँ साइकिल बहुत बुरी दशा में। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम इन्होंने बता दिया है कि कैसे अखिलेश यादव की जो चुनावी दावेदारी वो कन्नौज और मैनपुरी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में साफ तौर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव जो उनके ही चाचा है, इन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही पूरी तरीके से फंसा दिया है। जिस तरीके से शिवपाल यादव के तमाम बयानों को लेकर वो हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। शिवपाल यादव ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है और बदायूं लोकसभा सीट से उनकी दावेदारी है। आदित्य यादव को कहने के समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया है और शिवपाल यादव के ही दिए गए सुझाव को लेकर, तमाम सिफारिशों को लेकर उनका ये मानना था कि आप भी अब चुनावी मैदान में उतर जाइए, सांसद बन जाइए। पार्टी को मजबूत करने के लिए उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य इनके माध्यम से कही गई है। और यहाँ पर इनका बयान ये साफ तौर पर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कन्नौज और मैनपुरी सीट को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि उनके खाते में निश्चित रूप से ये सीट जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि ये सीट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये समीकरण है। ऐसे में अब जहां पर अनुमान लगाया जा सकता था, जहां पर समाजवादी पार्टी के पाले में सीट जा सकती थी, वो फिरोजाबाद और बदायूं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समीकरण बन सकते थे। लेकिन ऐसा न करते हुए शिवपाल यादव के माध्यम से और उनके बेटे को इन तमाम सीटों पर लड़ाया गया है। जहां पर मजबूती से लड़ा जा सकता था, वहां पर कहने की सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में ऐसे ही बड़ी आसानी से समाजवादी पार्टी ने दे दी है। ये तमाम दावा केशव प्रसाद मौर्य इनके माध्यम से किया गया है। और ये दावा करने के बाद में बड़ी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया की भी आई है। वो बयान क्या है, क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, वो भी आपके साथ साझा कर दे। पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी,
इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो लूटने की संस्कृति रखते हैं, जो खोट, लूट और नोट से लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, जनता जागरूक है, अपने वोट से इनको बदल देगी। चौथी फेज की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस को किस स्थिति में देखते हैं? चौथे फेज के बाद एकदम बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी नीचे जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है। तो यहां पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बताया कि जो दावा भारतीय जनता पार्टी के पाले से लगातार किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से खोखला है। 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मंचों से लगा रही है, ये कहने की 140 करोड़ जो जनता इस देश की है, वो 140 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को समेट कर रख देगी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव के जरिए की गई है। अब आपको इन तमाम दोनों बयानों के बाद की पीछे की सच्चाई को देखना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को चुनाव में लेकर चल रही है, क्या सही मायने में जमीनी हकीकत उतनी ही ज्यादा सत्य है? क्या सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो मुद्दे कहीं ना कहीं मंचों से उठाए जा रहे हैं, क्या उन तमाम मुद्दों को लेकर अब तमाम जो बहुजन समाज के खास तौर पर वोटर है, वो उससे भलीभांति अवगत है? क्या अब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में लाना चाहती है, केंद्र में बनाना चाहती है? तमाम बड़े सवाल है। इन तमाम सवालों के अगर आप जवाब ढूंढने जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे कि इस देश के अंदर में तमाम बड़े बड़े वादे 2014 और 2019 के सरकार के भारतीय जनता पार्टी के पाले से किए गए, लेकिन उनके पीछे की आप अगर वास्तविकता देखेंगे, ना 2 करोड़ का रोजगार जो है, इसकी बात बीजेपी के जरिए की गई, वो मिल पाया। 15 लाख ना खाते में आए, ना काला धन मिल पाया। तमाम इन देश के लोगों को जिस तरीके से नोटबंदी के आधार पर लाइनों पर लगने के लिए मजबूर कर दिया गया, इस देश के अंदर में कोरोना जैसी महामारी हुई, इस महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर धन्ना सेठों से जो पैसा को इकट्ठा करने का काम पीएम केयर फंड और तमाम तरीके से जो बीजेपी के पाले से किया गया, ये अब किसी से छुपा नहीं है। और बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने का, निजीकरण करने का जो काम बीजेपी के सरकार के माध्यम से किया गया है, जिसके कारण अब रोजगार ये इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बेरोजगारी के आंकड़ों को भी सार्वजनिक तौर पर छुपाने का काम कर दिया है। तो देश में समस्याएं अपरंपार है और दर्जनों से समस्या है, लेकिन समस्याओं का निवारण के तौर पर अब कहीं न कहीं जमीनी हक ये है कि बीजेपी को लोग अब सर से नकार रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक माहौल को लेकर जो राजनीति कर रही है, इससे अब जो बहुजन समाज है ये अवगत हो चुका है। उसे समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब किन मुद्दों को लेकर चुनाव में है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रामक या फिर दिशा भूल करने वाले मुद्दों को लेकर, जरूरी मुद्दों को लेकर, जहां पर पिछले अपने 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड ये कहने के बीजेपी को देना चाहिए, ये न करते हुए बीते 50 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस कर रहा है, इसको गिनाने का काम बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। और कहने के भय और डर दिखाया जा रहा है कि अगर फिर एक बार तमाम जो कांग्रेस की सरकार या विपक्ष सत्ता में आ जाती है, तो महिलाओं के गले का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। इस देश में मुस्लिम समाज को घुसपैठिया तक बताया जाता है। अनेकों प्रकार के बयानबाजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के जरिए किए जा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि राम मंदिर के आधार पर ही बीजेपी फिर एक बार अपने वोटों को बटोरना चाहती है, और ऐसे में जो डर संविधान को खत्म करने का बीजेपी दिखा रही है, अब इस कहने के मुद्दे का फायदा उठाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पाले से किया जा रहा है। जहां पर बीजेपी भारतीय संविधान को खत्म करने की बात करती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसी संविधान को बचाने की बात कर रही है। लेकिन जब इन दोनों सरकारों की वास्तविकता देखेंगे, तो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली कांग्रेस और बीजेपी ने समय समय पर बहुजन समाज और खास तौर पर इस देश के संविधान के साथ में लगातार धोखाधड़ी करने का काम किया है, उसको सही मायने में कभी लागू नहीं किया, और इसके कारण बहुजन समाज को उसके हक और अधिकार आज भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाए। और इसमें समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल भी अलहदा नहीं है। समाजवादी पार्टी को जब सरकार बनाने का मौका मिला, तमाम ऐसे निर्णय लिए गए जो कि बहुजन समाज के खिलाफ में थे, इस देश में तमाम बहुजन महापुरुषों के खिलाफ में थे, उनको लगातार अपमानित करने का काम किया गया। उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल फाड़ना हो या फिर आरक्षण का विरोध करना हो, बहुजन महापुरुषों के नामों पर तमाम रखे गए जिलों को परिवर्तित करना हो, ये तमाम चीजें
समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जुड़ी हुई है, जो कि अब बहुजन समाज समय के मुताबिक इसको बार बार याद कर अब बहुजन समाज अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए जुट चुका है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों पार्टियों का जो षड्यंत्र एक दूसरे के साथ में कहने के मिला हुआ ही अंदरूनी तौर पर नजर आता है। ऐसे में बहुजन समाज अपने वोट का किस तरीके से सही इस्तेमाल करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।